अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए मुसीबतज़दा लोगों को फौरी फराखदिली से इमदाद फराहम करके नया संग मील अबूर किया गया। एक साल में तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने 830 करोड़ रुपए की तकसीम। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरीज की मुलाकात। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट के ज़ेर तस्वीया मसाइल का हल दरियाफ्त करने के लिए हुई बातचीत। 10 सालों तक इक़्तिदार में रहने वाले BRS हुक्मरानों ने सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की। कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद बेमाने। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारक का इल्ज़ाम। संभल में हालिया तशद्दुद एक सोची समझी साजिश का नतीजा। भाईचारे और इत्तेहाद को मुतासिर किया गया। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने दिया अहम बयान। महंगाई उरूज पर, तरकारी आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गई। मुल्क में बेरोजगारी भी बढ़ गई। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत की मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद है। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत गजा पट्टी में जंगी जराइम और नस्ली तत्हीर की मुर्तकिब। फ़लस्तीनियों को भूखा मारकर और हज़ारों शहरियों का कत्ल करते हुए नस्ल कुशी जारी। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का बड़ा बयान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए मुसीबतज़दा लोगों को फौरी और फराखदिली से इमदाद फराहम करते हुए एक नया संग मील अबूर किया। अपने पहले एक साल दौर हुकूमत में 830 करोड़ रुपए तकसीम किए गए, जिससे तेलंगाना में गरीब और मुतवस्सित तबके के ख़ानदानों को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचा। ये पिछली इंतज़ामिया के बिल्कुल बरक्स है, जिसने 5 सालों में 2400 करोड़ रुपए मुख्तस किए, जो सालाना 480 करोड़ रुपए की औसत बनती है। कांग्रेस हुकूमत गरीब अवाम के साथ अपनी वाबस्तगी का मुजाहरा करते हुए रेवंत रेड्डी की क़यादत में ज़रूरतमंदों की मदद कर रही है। सिर्फ एक साल में इस निशाने को अबूर किया गया और 830 करोड़ रुपए की इमदाद जारी की, जिसमें आरोग्यश्री तेलंगाना की पुरवकार हेल्थ स्कीम के तहत इलाज के लिए 590 करोड़ रुपए जारी हुए। बाकी रकम LOC के तहत दी गई। बहुत से ख़ानदान जो महंगा इलाज कराने के मुताहमिल नहीं थे, अवामी नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत से रब्ता किया, जिससे वो अहम तिब्बी देखभाल की सहूलतें हासिल कर सके हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इक़्तिदारों के दरमियान आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट के ज़ेर तस्वीया मसाइल हल दरियाफ्त करने मंगलगिरी में वाक़ APC दफ्तर में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान हल तरह मसाइल को हल कर लेने पर तवज्जो दी गई, जो दोनों रियासतों की तकसीम के बाद बाकी रह गए हैं। बातचीत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के चीफ सेक्रेटरीज की क़यादत में हुई। अहदेदारों ने मुतादिद ज़ेर इल्तवा मामलात पर तबादला ख्याल किया, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके और बाहमी ताउन के साथ मसाइल हल हो सके। जिन उमूर पर बातचीत की गई उनमें तकसीम से मुताल्लिक़ मसाइल, वसाइल की तकसीम, इदारा जाती तौर पर रकूमात की तकसीम और दीगर उमूर भी शामिल हैं, जो कई बरसों से मुतनाज़ा रहे। इस मुलाकात को देरीना तनाज़ात के हल की सिमत एक अहम कदम समझा जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमारक ने कहा कि 10 सालों तक इक़्तिदार में रहने के बावजूद BRS हुक्मरानों ने सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की। आरोग्यश्री से जुड़े मसाइल दरपेश रहे। डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अमले की भर्ती में कोताहियाँ हुई। उन्होंने कहा कि सेहत आम्मा पर तवज्जो देने के वक्त उसे नज़रअंदाज किया गया और अब BRS हुक्मरान कांग्रेस की अवामी हुकूमत पर तनकीदों में लगे हुए हैं। దాదాపు 250 అంబులెన్స్లు ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేసి రాష్ట్ర అవసరాల కోసం ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేసి పంపించారు. గత 10 ఏళ్ళు ఆరోగ్యశ్రీని పట్టించుకోలే, ప్రభుత్వ దవాఖానాలను పట్టించుకోలే, మందుల బిల్లులను పట్టించుకోలే, హాస్పిటల్లో రిక్రూట్మెంట్ చేయలే, డాక్టర్ రిక్రూట్మెంట్ గురించి ఆలోచన చేయలే, నర్సింగ్ స్టాఫ్ గురించి ఆలోచన చేయలేదు. ఏమీ చేయకుండా ప్రజా వైద్యాన్ని గాలికి వదిలేసినటువంటి TRS పార్టీ 10 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసి ఈరోజు తగుదనమ్మ అని బజార్ రోడ్డు మీదకి వచ్చి అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నేను అడుగుతా ఉన్నాను, మీరు దాదాపు 10 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలన చేశారు. ఇంకో ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీ పేరు మీద కేంద్రంలో 10 సంవత్సరాలు పైబడి పరిపాలన చేసుకుంటూ వచ్చారు. కేవలం పట్టుమని ఒక సంవత్సరం కూడా మేము పూర్తి చేసుకోలేదు. ఈ సంవత్సర కాలంలోనే దాదాపు 6 నెలలు పార్లమెంట్ ఎన్నికల పేరు మీద లేకపోతే ఇంకో ఎలక్షన్ కోడ్ మీదనే అయిపోయింది. అంతేకాదు, మీరు తీసుకొచ్చిన 7.5 లక్షల కోట్ల అప్పుకి వడ్డీలు కట్టడానికి సమయం, ఆ అప్పు తీర్చడానికి కావాల్సిన భారం, ఇవన్నీ మా మీద పడ్డాయి. అయినా కూడా ఎక్కడా నెరవకుండా ప్రజల కోసం పనిచేయాలనే ఆలోచనతో
ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు పోతా ఉంటే చూసి తట్టుకోలేక సంవత్సరం కూడా అధికారం లేకుండా ఉండలేక రోడ్డు మీదకి వచ్చి అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతాం। तेलंगाना में लगभग 1 साल कबल अवाम की मांगों के मुताबिक अवामी हुकूमत तश्कील दी गई। तेलंगाना के रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने खुसूसी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत और कांग्रेस पार्टी की जानिब से उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 1 साल के दौरान कांग्रेस हुकूमत की इंतज़ामिया का साथ दिया और हुकूमती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डिसेंबर 3, 2023 ఈ రోజు డిసెంబర్ 3, 2024 కరెక్ట్ గా ఒక సంవత్సరం క్రితం ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా తెలంగాణలో ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పడ్డది। కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ్యులుగా మెజారిటీ విజయం సాధించినాం। ఈ సందర్భంగా గత సంవత్సరం నుంచి జరిగిన పరిపాలనకు సహకరించిన ప్రజలందరికీ, సంవత్సరం క్రితం కాంగ్రెస్ ను బలపరిచి గెలిపించిన ప్రజలందరికీ హృదయపూర్వకంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం పక్షాన, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। ముఖ్యంగా ఒక ఉద్యమకారుడిగా, విద్యార్థి నాయకుడిగా తెలంగాణ సాధనలో నా బాధ్యతను చూసి హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి నన్ను శాసనసభ్యుడిగా గెలిపించిన హుస్నాబాద్ ప్రజలకు ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, తప్పకుండా ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఈ సంవత్సర కాలంలో రైతులకు సంబంధించి తదితర అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసిన మహిళలు కావచ్చు, ఇతరత్ర భవిష్యత్తు 4 సంవత్సరాలు కూడా ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ప్రజాస్వామ్య విలువలతోటి ప్రజాస్వామ్య రక్షణకై కాంగ్రెస్ పార్టీ భవిష్యత్తు కార్యాచరణ తీసుకుంటుంది। ఇందుకు ప్రజలు ఏ విధంగానైతే గత సంవత్సరం ఆశీర్వదించినారో భవిష్యత్ కాలంలో కూడా ప్రతిపక్ష రాజకీయ కుట్రలను తిప్పికొట్టి దుష్ప్రచారాన్ని నమ్మకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆశీర్వదించి బలోపేతం చేయమని రాబోయే కాలం లోపల తప్పకుండా ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వాన్ని అందిస్తామనే మాటతో అందరికీ మరొకసారి ఈ సంవత్సర పదవి కాలం లోపల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పదవి ఒక సంవత్సరం అవుతున్న సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ పొన్నం ప్రభాకర్। शहर हैदराबाद की पंजागुट्टा पुलिस ने सीनियर बीआरएस लीडर और एमएलए टी हरीश राव और हैदराबाद के साबिक डीसीपी टास्क फोर्स राधाकृष्णन के खिलाफ फोन टैपिंग केस के तहत एक मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत कुनिंदा के मुताबिक हरीश राव ने सिद्दीपेट के एक ताजर के खिलाफ उस वक्त के इंटेलिजेंस एहलकारों का इस्तेमाल करते हुए उसकी नकलो हरकत जाने के लिए उसका फोन मुबैना तौर पर टैप किया। गौरनामी शख्स ने इल्जाम लगाया कि सोशल मीडिया के जरिए से इस बात का पता चला कि पुलिस फोन टैपिंग के इल्जाम की जाँच कर रही है। माजी में गौर ने हैदराबाद पुलिस के सामने दरखास्तें भी दी कि आया उसका फोन टैप हुआ था या नहीं, क्योंकि उसे शक था कि हरीश राव उनके खिलाफ पुलिस की निगरानी कर रहे हैं। तमाम पुलिस की जानिब से इनकी शिकायत पर मुबैना तौर पर पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद उसने हाईकोर्ट से इस मामले को रुजू किया था। साबिक़ा रियासती वज़ीर तारासानी श्रीवास ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और अपनी भतीजी की शादी में शिरकत के लिए दावतनामा हवाले किया। इस मौके पर दोनों कायदीन की खैर सगाली गुफ्तगू हुई और खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के तहत फास्टेस्ट सिटी से जुड़े दीगर तरक्याती कामों का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। लगभग 5000 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया है। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारक, रियासती वज़ीर सीदर बाबू, MLC आमिर अली खान और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने खिताब में हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डाली। ఇబ్రహీంపట్నం దగ్గర అంతర్జాతీయ స్థాయి కూరగాయల మార్కెట్ను దాదాపుగా 250 ఎకరాలలో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతోటి వెజిటబుల్ మార్కెట్ కాదు, ఫ్రూట్ మార్కెట్, డైరీ ప్రోడక్ట్స్, అదే విధంగా పౌల్ట్రీ ప్రోడక్ట్స్, మీట్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా ఒకే దగ్గర కట్టి రైతులు పండించిన పంట ఈ రోజు దాచుకోవడానికి కోల్డ్ స్టోరేజ్ లేవు। వాళ్ళు పండించిన పంట మార్కెట్లో అమ్మడానికి తెచ్చిన పండ్లు ఒకవేళ కొనకపోతే మురిగిపోతే రోడ్ల మీద పడేసే పరిస్థితి। టమాటాలు లాంటివి తెస్తే 2 రోజుల్లో అమ్మకపోతే అవి పాడైపోయే పరిస్థితి। అందుకే ఈరోజు ఇబ్రహీంపట్నంలో మనము అంతర్జాతీయ ఫ్రూట్ మార్కెట్ను పెట్టడమే కాకుండా ఈరోజు కోల్డ్ స్టోరేజ్లు పెట్టడం ద్వారా రైతులు పండించిన పంటకు రక్షణ కల్పించాలని ఈరోజు మన ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు చేస్తుంది। ఏప్రిల్ 1, 2023 నుంచి నవంబర్ 30, 2023 వరకు 6 నెలల్లో అభివృద్ధి। అదే విధంగా మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఏప్రిల్ 1, 2024 నుండి నవంబర్ 30 తారీఖు వరకు పోల్చినప్పుడు హైదరాబాద్ నగర రియల్ ఎస్టేట్ దాదాపుగా 29% అభివృద్ధి చెందింది। ఇది మా నిబద్ధతకు, మేమిచ్చిన అనుమతులకు హైదరాబాద్ నగరానికి రియల్ ఎస్టేట్ ఆదాయం పెరిగింది, తగ్గలేదు।
शहर हैदराबाद के मशहूर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुर्रऊफ के फर्जंद डॉक्टर खिजर रऊफ ने आज सियासत टीवी के नुमाइंदे शेख निजामुद्दीन लईक से खास बातचीत की और कहा कि उन्होंने एक ताज़ा केस में एक शख्स के गुर्दे से 170 कंकरी निकालने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा अब्दुल खादर फाउंडेशन के तहत डॉक्टर्स गरीब ज़रूरतमंदों की भी मदद फराहम कर रहे हैं। कम कीमत पर इलाज जारी है। बाज़ लोगों को मुफ्त में तिब्बी और तालीमी खदमात भी फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा तालीमी और दीगर शोबों में ज़रूरतमंदों की मदद करने का भी फैसला किया गया है। पेशेंट है, कल ही हम जिसको ऑपरेट करे हैं, इनको जो है सो राइट साइड किडनी में 2-4 दिन से काफ़ी फिर रहे थे इन स्टोन के ताल्लुक से। तो इनको राइट साइड किडनी में बड़ा स्टोन था, तो जो स्टोन नज़र आ रहा था, जो निकाले हैं स्टोन, तकरीबन 170 स्टोन निकले हैं। ये इसमें स्टोन में और ये एक ख़ास बात ये थी कि ये 10 मिनट 12 सेकेंड में मुकम्मल तौर से प्रोसीजर ख़त्म कर सके और डे केयर में, यानी सुबह एडमिट करके पेशेंट को शाम में डिस्चार्ज कर दिए हैं। तो डे केयर प्रोसीजर पे हुआ है। ये जल्दी करे बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो रिकॉर्ड है, मेरा जो है वो 750 स्टोन भी निकाला हूँ मैं, और 750 स्टोन 4 घंटे में निकाला था। तो मगर उनको पेशेंट को 2 दिन हॉस्पिटल में रख के तकरीबन पूरा इलाज करके करना पड़ा। बट इनको जो है डे केयर पे 170 स्टोन एक दिन में एक ही सेटिंग में निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो पेशेंट कल ही ऑपरेशन हुआ है, आज अपने साथ है। आज कैथेटर निकलेगा, ड्रेसिंग निकल जाएंगी इनकी और फिट है एकदम मतलब डिस्चार्ज के लिए। వేరే హాస్పిటల్ నుంచి అక్కడ విజయవాడ హాస్పిటల్కి వెళ్తే 80,000 అడిగారు. 80,000 80,000 అడిగితే మళ్ళీ అక్కడ మేము అంత ఇచ్చుకోలేమని ఇటు వచ్చాము. మాకు కనిల్ సార్ ద్వారాగా మేము సార్ దగ్గరికి వచ్చాము. 70 పాయింట్ ఎంతో ఉన్నాయంట. సర్జరీ నిన్న అయిపోయింది సార్. నిన్న సార్ ఇప్పుడు పర్వాలేదు, బాగుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 70,000 అయింది. सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गंभीरापेट सिलसिला एल श्रीकांत ने कहा कि अमन अमान लॉ एंड ऑर्डर बरकरारी के लिए तमाम ठोस इकदाम किए जाएंगे। एल श्रीकांत गंभीरापेट के नए सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के हिस्से से जायजा लेने के बाद आज पहली दफ़ा मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सादत के मुताबिक गंभीरापेट मंडल में ज़्यादातर सरखे की वारदातें पेश आ रही हैं। इसकी रोकथाम के लिए रात के औकात में पुलिस पाबंदी के साथ पेट्रोलिंग कर रही है और मुश्तबा अफराद पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। सब इंस्पेक्टर श्रीकांत ने अवाम से ख्वाहिश की कि वो जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस का ताउन करें और मुश्तबा या नया शख्स नजर आए तो इसकी इत्तला पुलिस को फौरी तौर पर देती जाए। రాగానే మండలం అంతా తిరిగి మండలంలోని సమస్యలను తెలుసుకొని ప్రజలకు ఏ విధంగా మంచి శాంతి భద్రతలు అప్పగించాలన్న దాని మీద నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తున్నామండి. ఈ మధ్య నేను గమనించిన విషయం ఏంటంటే గంభీరాపేట మండలంలో ఎక్కువగా దొంగతనాలు జరుగుతున్నటువంటి అంశాన్ని ప్రజలందరూ గమనించాల్సి ఉంది. మీ యొక్క ఇంటి పక్కల చుట్టుపక్కల కానీ ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా కనపడినా కానీ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా కనిపించిన వెంటనే పోలీసులకు 100 డయల్ ద్వారా సమాచారం ఇవ్వండి. మీ సీసీటీవీ కెమెరాస్, మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాలన్నీ రిపేర్ చేయించుకోండి. మండల ప్రజలు అందరిలోనూ మరియు మండల కేంద్రమైన గంభీరాపేటలో ఉన్నటువంటి దుకాణదారులు అందరూ, కమర్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కానీ, బ్యాంక్స్ కానీ, మరి ఏ ఇతరత్ర వ్యాపార సంస్థలైనా ఖచ్చితంగా సీసీ కెమెరాస్ పెట్టించుకోవాలండి. వీటి ద్వారా మీ యొక్క రక్షణ కాకుండా పక్కవారి రక్షణ కూడా మీరు సహకరించినట్టు అవుతుంది. ఇంకొక విషయము, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేము ఈ దొంగతనాలు అరికట్టడానికి ఎక్స్టెన్సివ్గా నైట్ పెట్రోలింగ్ చేస్తున్నాము. డైలీ ఎవరైతే అనుమానాస్పదంగా కనబడుతున్నారో వాళ్ళకి చెకింగ్ జరుగుతూ ఉంది. మన మండలానికి ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఎంట్రీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి పాయింట్లలో కూడా నైట్ అంతా వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్నాము. అనుమానాస్పదంగా ఎవరైనా కనబడితే వాళ్ళ ఫింగర్ ప్రింట్ తీస్తున్నాము. ఈ మధ్య నైట్ చిన్నపిల్లలు, మైనర్ పిల్లలకు వెహికల్స్ ఇస్తున్నారండి. ఈ వెహికల్స్ అనేవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మైనర్ పిల్లలకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేని ఎవరు వెహికల్స్ ఇవ్వకూడదు. అలా ఇస్తే और वही नाज़रीन करेंगे चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। लोकसभा की आज की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने संभल में हालिया तशद्दुद का मामला उठाया और कहा कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। उन्होंने कहा कि संभल जो कि भाईचारे और इत्तेहाद के लिए जाना जाता था, अब इंतजामिया के मुतनाज़ा इक़दाम की वजह से बदअमनी का शिकार हुआ। अखिलेश ने कहा कि 19 नवंबर को अदालत के हुक्म के बाद महज 2 घंटों के अंदर ज़िला मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरान संभल की जामे मस्जिद का सर्वे करने पहुँच गए। ये इक़दाम तहजीब और इत्तेहाद को नुकसान फराहम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा,
हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा, महंगाई उरूज पर है, तरकारी आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है, 48% इसमें इजाफा हुआ है। मुल्क में बेरोज़गारी भी बेतहाशा बढ़ गई। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने यह बयान दिया और मोदी हुकूमत को इसका रास तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि रुपये की कदर भी कम हो गई और बीजेपी को इसकी कोई परवाह नहीं है। आइए देखते हैं सुप्रिया श्रीनेत का ये बयान। नौकरियां नहीं बन रही है, महंगाई है, लोग अपनी बचत खर्चा करने को मजबूर हैं, उपभोग और निवेश घट रहा है, मैन्युफैक्चरिंग घट के 2.2% पे आ गई है, रुपया संभल नहीं रहा है, सब्जी की कीमतें 48% बढ़ गई हैं और गोल्ड लोन, मोदी जी चुनाव में एक बात कहते थे, आपका मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे। वो अपनी बात करते थे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोगों को मजबूर कर दिया है कि पिछले 7 महीने में, इस वित्तीय वर्ष के 7 महीने में 50% उछाल हुई है गोल्ड लोन पे। तो शुरू जीडीपी से ही करते हैं, जो गिरा बड़े धड़ाम से है। इसको फुल फ्रेम कर दीजिए, धन्यवाद। जीडीपी कुछ ऐसे गिरते गिरते धड़ाम से आवाज आई और जीडीपी गिरकर 21 महीने के सबसे कम आंकड़े पर आ गया और ये 5.4% है। जीडीपी क्या है? जीडीपी ग्रोथ कोई एक नंबर है, 5.4%, 6.7%। ये नंबर है कोई? ये कोई संख्या है? बिल्कुल भी नहीं। जीडीपी का मतलब है एक अर्थव्यवस्था में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, कितनी नौकरी बन रही है, कितना निवेश हो रहा है, कितना उपभोग हो रहा है, आपकी क्या समृद्धि है। इसीलिए जब जीडीपी की ग्रोथ दर 2 साल में सबसे न्यूनतम स्तर पर आती है तो इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि बीजेपी को वो सूट नहीं कर रही है। मैंने बीजेपी के किन्हीं मंत्रियों को बोलते हुए देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है जीडीपी से। आपको नहीं पड़ता होगा, आपके अमेरिका में पढ़ रहे बच्चों को नहीं पड़ता होगा, इस देश की जनता को, इस देश के मध्यम वर्ग को, गरीबों को, हम जैसे लोगों को बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि जीडीपी ही अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मानक है। और जीडीपी के गिरने का मतलब है कि निवेश कम हो रहा है, जीडीपी के गिरने का मतलब है उपभोग कम हो रहा है, नौकरियां कम बन रही हैं। हर तरह से जब जीडीपी, दूसरी तिमाही का जीडीपी जब गिर के 5.4% हुआ तो सरकार को चिंता करनी चाहिए। यह करारा झटका है और इसको बहुत हल्के में लिया जा रहा है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि नीति निर्माण वालों को, चाहे वो सरकार हो चाहे वो आरबीआई हो, उनके पास सारा डेटा है, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं,
उनके पास सारे आंकड़े आ रहे हैं और उनको कुछ पता ही नहीं है। अक्टूबर के महीने में आरबीआई ने दूसरे तिमाही का जीडीपी 7% अमरीकी सेनेटर बनी सैंडर्स ने कहा कि इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत गजा पट्टी में जंगी जराइम और नस्ली तत्हीर का इर्तिकाब कर रही है। वो फ़लस्तीनियों को भुका मारकर और हज़ारों शहरियों का कत्ल करते हुए फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है। सैंडर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि साबिक़ वज़ीर दिफ़ा मोशे एलोन ने दुरुस्त कहा कि इसराइल गजा में जंगी जुर्म कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि मज़ीद फ़ौजी रहनुमा भी उनके साथ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की हुकूमत गजा में जंगी जराइम और नस्ली तत्हीर की ज़िम्मेदार है। फ़लस्तीनियों को भूखा मारा जा रहा है और इसराइल रास्त तौर पर इन जराइम में मुलविस है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा मुजाहिदीन को खबरदार किया कि अगर उनके ओहदा संभालने तक यरगमालियों को रिहा न किया गया तो उसके सख्त नतीजे भुगतना पड़ेगा। ये वार्निंग सुबुकदोश होने वाले सदर जो बाइडन की इंतजामिया की जानिब से तमाम तर सिफारती कोशिशों के बाद सामने आई जो अब तक किसी मुआहदे को हासिल करने में नाकाम रही। ट्रंप ने कहा कि यरगमालियों को 20 जनवरी 2025 से पहले रिहा कर दिया जाए। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला किया था और इसराइल के मुताबिक 1200 अफराद इसमें हलाक हुए थे। हमास के मुजाहिदीन ने हमले के दौरान 251 यरगमालियों को पकड़ लिया था, जिनमें से कुछ पहले ही फौत हो चुके हैं। इनमें 97 अभी गजा में कैद बताए जाते हैं, जिनकी रिहाई के लिए नेतन्याहू कोशिशों में लगे हुए हैं। और इस दौरान इसराइल के बदतरीन हमलों में गजा में शुहदा की तादाद लगभग 45,000 रिकॉर्ड पर आई है। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए मुसीबत ज़दा लोगों को फौरी फरागदिली से इमदाद फराहम करके नया संग मील अबूर किया गया। एक साल में तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने 830 करोड़ रुपए की तकसीम। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरीज की मुलाकात। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट के ज़ेर तस्वीया मसाइल का हल दरियाफ्त करने के लिए हुई बातचीत। 10 सालों तक इक़्तिदार में रहने वाले BRS हुक्मरानों ने सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की। कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद बेमाने। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमारक का इल्ज़ाम। संभल में हालिया तशद्दुद एक सोची समझी साजिश का नतीजा। भाईचारे और इत्तेहाद को मुतासिर किया गया। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने दिया अहम बयान। महंगाई उरूज पर। तरकारी आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गई। मुल्क में बेरोजगारी भी बढ़ गई। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत की मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद है। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत गजा पट्टी में जंगी जराइम और नस्ली तत्हीर की मुर्तकिब। फ़लस्तीनियों को भूखा मारकर और हज़ारों शहरियों का कत्ल करते हुए नस्ल कुशी जारी। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का बड़ा बयान। टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।